टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोलोनिक पोलिप्स, ठीक है। और आगे फर्दर जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पैथोलॉजी में कोलन से रिलेटेड डिजीज़ हैं उनको हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। सो बेसिकली कोलन के अंदर टिशू की ग्रोथ हो जाती है। कैसी इसके पेरेंट्स होती है? इस तरह से, ये एक पोलिप है, ये उसका स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट पेडंकुलेटेड ये पोलिप की एक फॉर्म है और यहाँ से साइलेंट ट्रेडिशनल सेंसेटेड एडेनोमास दिखाए हुए हैं, ठीक है। इस पिक्चर में एक एंडोस्कोपिक इमेज है जिसमें एक लार्ज राउंड सा पोलिप है जो कि कोलन की वॉल के साथ अटैच हुआ हुआ है बाय विजिबल स्टॉक जो कि एरोज के साथ लेबल किया हुआ है। अब होता बेसिकली क्या है, राइट होता ये है कि ग्रॉसली कैसे नज़र आता है? इट मे बी फ्लैट, सेसाइल और पेडंकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोट्रूजन इनटू द कोलोनिक ल्यूमन, ठीक है। ये फ्लैट भी हो सकता है, सेसाइल भी हो सकता है, पेडंकुलेटेड भी हो सकता है। यहाँ पर देख लें, दिस इज सेसाइल, दिस इज पेडंकुलेटेड, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इसकी हिस्टोलॉजिकल टाइप्स की बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। अब दो तरह की हैं हिस्टोलॉजिकल टाइप्स, जनरली नॉन न्यूप्लास्टिक एंड पोटेंशियली मेलिग्नेंट। जो नॉन न्यूप्लास्टिक टाइप्स हैं उसमें हेमाटोमेटस पोलिप्स, हाइपरप्लास्टिक पोलिप्स, इन्फ्लेमेटरी, म्यूकोजल, सब म्यूकोजल पोलिप्स आ जाते हैं। और जो पोटेंशियली मेलिग्नेंट है उसमें एडिनोमेटस पोलिप्स और सेरेटेड पोलिप्स आ जाते हैं। जो हेमाटोमेटस पोलिप्स हैं बेसिकली ये सॉलिटरी लीजन्स होते हैं और इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का इतना सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं होता। बेसिकली उन्होंने कहा है कि देयर इज़ ग्रोथ ऑफ नॉर्मल कोलोनिक टिशू विद डिस्टॉर्टेड आर्किटेक्चर, यानी नॉर्मल कोलन का टिशू ये होता है वो ओवर ग्रो कर जाता है लेकिन आर्किटेक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद प्यूट्स-स्टेगर सिंड्रोम एंड जुवेनाइल पोलिपोसिस। जो ये सिंड्रोम है इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिकली एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है जिसमें जीआई पोलिप्स बन जाते हैं, हेमाटोमेटस जीआई पोलिप्स बन जाते हैं, ठीक है। और बाकी कैंसर्स का भी रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज़ यहाँ पर इस इमेज में इन्होंने शो किया हुआ है, यहाँ पर ये वाली इमेज है, दीज आर बेसिकली ये इस तरह से प्यूट्स-स्टेगर सिंड्रोम की क्लिनिकल इमेज है जिसमें अपर और लोअर लिप्स में डार्क इरेगुलर पिगमेंटेड स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं अलॉन्ग द वर्मिलियन बॉर्डर, और लिप्स ये इस तरह से नज़र आ रहे हैं, राइट, ड्राई और क्रैक्ड है। अब ये किस में देखा गया था? हेमाटोमेटस पोलिप्स में, क्योंकि इसका एसोसिएशन है प्यूट्स-स्टेगर सिंड्रोम के साथ। नेक्स्ट कंडीशन इज हाइपरप्लास्टिक पोलिप्स। ये सबसे ज़्यादा कॉमन नॉन मेलिग्नेंट पोलिप्स हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड प्रीडोमिनेंटली वो रेक्टोसिग्मॉइड रीजन में हाइपरप्लास्टिक पोलिप्स लोकेटेड होते हैं। ओकेजनली दे इवॉल्व इनटू सेरेटेड पोलिप्स एंड मोर एडवांस्ड लेशंस। नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेटरी सूडोपोलिप्स। ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की कंडीशन में जब म्यूकोजा इरोड होता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी सूडोपोलिप्स बन जाते हैं। नेक्स्ट कम्स म्यूकोजल पोलिप्स। ये छोटे होते हैं, यूजुअली 5 मिलीमीटर से कम इनका डायमीटर होता है एंड नॉर्मल म्यूकोजा की तरह ये दिखने में लगते हैं, क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट है। देन कम्स सब म्यूकोजल पोलिप्स। ये इनमें लैपोमास, लियोमायोमास, फाइब्रोमास और बाकी लीजन्स आ जाते हैं। सो वी आर कवर्ड विद नॉन मेलिग्नेंट फॉर्म ऑफ द पोलिप्स हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बेसिस पर। अब पोटेंशियली मेलिग्नेंट आ जाते हैं जिसमें सबसे पहले एडिनोमेटस पोलिप्स। ये न्यूप्लास्टिक है via the chromosomal instability pathway with mutations in APC and KRAS। ये दो जीन्स की mutations की वजह से these polyps may result। Tubular histology has less malignant potential than villus histology। So tubular histology जो है वो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से शो की हुई है इस इमेज में, राइट। इसमें इस इमेज में वो क्या शो कर रहे हैं कि नैरोड इरेगुलर सेगमेंट है कोलन का, ठीक है। अगर मैं इसको इफ़ आई जूम इट अ लिटिल बिट इस तरह से, ये कोलन का सेगमेंट है, ठीक है, नैरोड सा। और ये जो था ये विलस फॉर्म थी। इट इज़ मोर ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसमें ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, इरेगुलर ग्रोथ पैटर्न्स एंड इंटेस्टाइनल लाइनिंग के अंदर। सो दिस इज़ द विलस फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, लेट्स सी। अच्छा, so tubular histology has less malignant potential than the villus histology। tubulovillus की intermediate malignant potential होता है। usually adenomatous polyps asymptomatic होते हैं and they may present with acute bleeding, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेरेटेड पोलिप्स। ये भी न्यूप्लास्टिक हैं। इसमें दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय CpG आइलैंड मिथाइलेटर फिनोटाइप, CIMP इससे एब्रिविएट किया जाता है, और लिखा हुआ है साइटोसाइन बेस इज फॉलोड बाय ग्वानीन लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बेसिकली जो ये CpG आइलैंड मिथाइलेटर फिनोटाइप है, ये इसमें क्या होता है कि जो CpG रिच प्रोमोटर रीजन्स होते हैं ना, उनमें वाइड स्प्रेड हाइपरमिथाइलेशन हो जाती है जिसकी वजह से ट्यूमर सप्रेसर और जो DNA रिपेयर जीन्स होती हैं उनकी साइलेंसिंग हो जाती है। खासतौर पर कोलोरेक्टल कैंसर इसमें देखा
गया है। और जो ये डिफेक्ट होता है इट में साइलेंस द मिसमैच रिपेयर जीन, फॉर एग्जांपल MLH1 एक्सप्रेशन। म्यूटेशंस की वजह से माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी हो जाती है और BRAF जीन में म्यूटेशंस हो जाती हैं। बायोप्सी पर क्रिप्ट्स का सॉ टूथ पैटर्न होता है, ठीक है, और 20% अप टू 20% केसेस इसके केसेस होते हैं स्पोरेडिक कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में रिजल्ट कर जाते हैं, ठीक है। So these were the colonic polyps which we discussed. Histological type की basis पर हमने generally non-neoplastic में hematomatous, hyperplastic, inflammatory, mucosal and submucosal polyps को discuss किया, और potentially malignant में हमने adenomatous polyps और serrated polyps को discuss किया. Now let's talk about polyposis syndromes. अब इसमें different आ जाते हैं. The first one is familial adenomatous polyposis. इसमें क्या होता है बेसिकली क्रोमोसोम 5 Q21 to 22, ये बेसिकली क्रोमोसोमल लोकेशन है APC ट्यूमर सप्रेसर जीन की। वहाँ पर ये जो ट्यूमर्स APC ट्यूमर सप्रेसर जीन है जिसकी ये लोकेशन है, वहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाती है। इट फॉलोज द टू हिट हाइपोथेसिस, जिसको हम नट्सन हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन के दोनों एलील्स को इनएक्टिवेट होना चाहिए फॉर ट्यूमर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये वही हाइपोथेसिस फॉलो करता है। फिर वो कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ पोलिप्स अराइज स्टार्टिंग आफ्टर प्यूबर्टी, पैनकोलोनिक यानी द स्पैन द एंटायर कोलन, ऑलवेज इन्वॉल्व द रेक्टम, रेक्टम को हमेशा इन्वॉल्व किया जाएगा इसमें, एंड प्रोफाइलैक्टिक कोलेक्टमी और एल्स 100% प्रोग्रेस टू कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। अगर हम प्रोफाइलैक्टिकली कोलेक्टमी नहीं करेंगे तो ये फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस में प्रोग्रेस टू कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। इसके बाद आ जाता है गार्डनर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है बेसिकली ये फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस ही है अलॉन्ग विद ऑस्टियस एंड सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स। इसमें यानी स्कल के और मैंडिबल के ओस्टियोमास बन जाते हैं, कॉन्जेनिटल हाइपरट्रॉफी होती है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की। इसके अलावा देयर इज इम्पैक्टेड और सुपरन्यूमररी टीथ। तो ये कुछ इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स थे, ठीक है, गार्डनर सिंड्रोम में। देन कम्स टर्कोट सिंड्रोम। इसमें ये भी फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस है, और लेंच सिंड्रोम अलॉन्ग विद मैलिग्नेंट सीएनएस ट्यूमर। लेंच सिंड्रोम क्या, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन साथ मैलिग्नेंट सीएनएस ट्यूमर भी देखा गया है टर्कोट सिंड्रोम में, लाइक कोई मेडुलोब्लास्टोमा या ग्लायोमा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्यूट्स-जेगर्स सिंड्रोम। बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है जिसमें न्यूमरस हेमाटोमेटस पोलिप्स बनते हैं थ्रू आउट द जीआई ट्रैक्ट। इसके अलावा लिप्स पर, माउथ पर, हैंड्स पर, जेनिटेलिया पर हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स भी बनते हैं। ऊपर हमने तस्वीर भी देखी थी इससे रिलेटेड एक एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ एडल्ट ऑनसेट आइलियल और जजिनल इंटरसेप्शन एंड ब्रेस्ट एंड जीआई कैंसर्स, लाइक फॉर एग्जांपल कोलोरेक्टल, स्टमक, स्मॉल बाउल एंड पैंक्रियाटिक। इसके बाद आ जाता है जुवेनाइल पोलिपोसिस सिंड्रोम। ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है। सिंस द नेम जुवेनाइल, तो ये बच्चों के अंदर होगा जो खासतौर पे 5 ईयर से कम की एज में होते हैं। न्यूमरस हेमाटोमेटस पोलिप्स बनते हैं कोलन में, स्टमक में, स्मॉल बाउल में, and it is associated with increased risk of colorectal carcinoma. Lastly, we have the MUTYH associated polyposis syndrome. Basically, ये एक autosomal recessive disorder है of the MUTYH gene. अब ये जो जीन है ना, ये एक base excision repair जीन है, ये DNA repair के लिए responsible होता है, ठीक है। इसमें जब म्यूटेशन हो जाएगी तो हमारे पास ये वाला syndrome result करेगा, and it is associated with significantly increased risk of colorectal carcinoma. पोलिप्स बन सकते हैं एडिनोमेटस विच में भी हाइपरप्लास्टिक और सेरेटेड, और जो सेरेटेड एडिनोमास भी हो सकते हैं। एंड दिस सिंड्रोम MUTYH associated polyposis syndrome, it is also associated with duodenal adenomas, ovarian and bladder cancers, very important. सो बेसिकली हमने जो पोलिपोसिस सिंड्रोम्स हैं उसमें हमने डिफरेंट डिस्कस किए, फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस, गार्डनर सिंड्रोम, टर्कोट सिंड्रोम, प्यूट्स-जेगर सिंड्रोम, जुवेनाइल पोलिपोसिस सिंड्रोम, MUTYH एसोसिएटेड पोलिपोसिस सिंड्रोम, ये सब डिस्कस किया। Now let's talk about Lynch syndrome. इसको hereditary non-polyposis colorectal cancer भी कहते हैं, abbreviated as HNPCC. इसमें जो मिसमैच रिपेयर जीन्स है ना, फॉर एग्जांपल MLH1, MSH2, इनके अंदर एक ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाती है, और सब्सिक्वेंट और उसके बाद क्या होता है, माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी हो जाती है। अब ये माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी केस को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या 80% केसेस में फर्दर लेंच सिंड्रोम की वजह से इट में प्रोग्रेस टू कोलोरेक्टल कैंसर, और लेंच सिंड्रोम में हमेशा प्रॉक्सिमल कोलन हमेशा इन्वॉल्व होगा। इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियल, ओवेरियन, स्टमक एंड स्किन कैंसर्स, ठीक है। तो इन सब कैंसर्स के साथ भी इसकी एसोसिएशन होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोलोरेक्टल कैंसर। इसकी एपिडेमियोलॉजी या कॉज क्या है।
मोस्ट पेशेंट्स जो 50 इयर्स क्रॉस कर चुके होते हैं और 25% जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री भी होती है, उनके अंदर इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? या तो अगर एडिनोमेटस या सेरेटेड पोलिप्स बने हुए थे, या कोई फेमिलियल कैंसर सिंड्रोम्स थे, इरिटेबल बाउल डिजीज़ था, टोबैको का यूज़ था, या फिर ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें प्रोसेस्ड मीट बहुत ज़्यादा है और फाइबर बहुत कम है, उसकी वजह से ये रिस्क फैक्टर्स हैं कोलोरेक्टल कैंसर के। प्रेजेंटेशन क्या होती है? बेसिकली रेक्टोसिग्मोइड रीजन में ज़्यादा होते हैं, उसके बाद असेंडिंग कोलन में देखेंगे, उसके बाद डिसेंडिंग कोलन में उसकी होते हैं। मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। जो राइट साइड के होते हैं सीकल या असेंडिंग रीजन में, वो दे आर एसोसिएटेड विद अक्यूट ब्लीडिंग, और जो लेफ्ट साइड पर होते हैं रेक्टोसिग्मोइड रीजन में, दे आर एसोसिएटेड विद हेमाटोकेसिया एंड ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि लेफ्ट साइड का ल्यूमेन नैरो होता है और वहाँ पर स्टूल का कैलिबर कम होता है। सो बेसिकली व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अक्यूट ब्लीडिंग एंड हेमाटोकेसिया? जो अक्यूट ब्लीडिंग होती है ना, ये एक हिडन जिया ब्लीडिंग है जो विच इज़ नॉट विजिबल टू द आई, और ये फीकल अक्यूट ब्लीडिंग टेस्ट ब्लड टेस्टिंग से ये डिटेक्ट होती है। बल्कि जबकि जो हेमाटोकेसिया, इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ पैसेज ऑफ फ्रेश ब्राइट रेड ब्लड पर रेक्टम, यूजुअली लोअर जिया ब्लीडिंग की वजह से ये होता है। ठीक है, अब असेंडिंग में क्या उन्होंने कहा है, जो प्रेजेंटेशन बताई है, अगर असेंडिंग कोलोरेक्टल कैंसर, उसमें एक एक्सोफिटिक मास नज़र आएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के फीचर्स होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, वेट लॉस। ठीक है, और जो डिसेंडिंग फॉर्म है उसमें इन्फिल्ट्रेटिंग मास होता है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कोलिक की पेन होती है, देयर इज हेमाटोकेसिया। इट कैन प्रेजेंट विद एस बोविस गैलोलिटिकस, बैक्टीरियमिया, या फिर एंडोकार्डाइटिस, या फिर और एज एन एपिसोड ऑफ डायवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, कोलोरेक्टल कैंसर ऐसे प्रेजेंट कर सकता है। अब इसकी डायग्नोसिस में सबसे पहले तो मेल्स के अंदर देखा गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो खासतौर पे 50 इयर्स ओल्ड होते हैं या उससे ज़्यादा एज के होते हैं, उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग डायग्नोस कैसे करते हैं, उन मेल्स के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखा गया है। बाकी अगर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो वो भी सस्पिशन इसका रेज कर देता है। स्क्रीनिंग में अब हम एवरेज रिस्क अगर देखें तो अगर एज 45 पर स्क्रीन करें विद कोलोनोस्कोपी, ए में यहाँ पर इन्होंने एक पोलिप दिखाया हुआ है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की, और इसमें एबनॉर्मल सेलुलर आर्किटेक्चर है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स उन्होंने कहा इंक्लूड फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, फीकल अक्यूट ब्लड टेस्टिंग, एफओबीटी फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग, एफआईटी फीकल डीएनए, एनसीडी कोलोनोग्राफी। वो पेशेंट्स जिनका कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है जिसको कोलन कैंसर है, तो ये भी रिस्क इस भी स्क्रीनिंग में इसमें करते हैं स्क्रीन एट एज 40 विद कोलोनोस्कोपी और 10 इयर्स प्रायर टू द रिलेटिव्स प्रेजेंटेशन। बाकी वो पेशेंट्स जिनको इरिटेबल बाउल डिजीज़ है, ठीक है, उनमें स्क्रीन 8 इयर्स आफ्टर द ऑनसेट। ठीक है, बाकी जब बेरियम एनीमिया एक्सरे करते हैं तो यहाँ पर एप्पल कोर लीजन नज़र आता है इन केस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। ये एक रेडियोग्राफिक इमेज है जिसमें एक नैरोड इरेगुलर सेगमेंट है कोलन का, यहाँ पर ये शो किया हुआ है और ये रिजेंबल कर रहा है एक एप्पल कोर लीजन से। बाकी कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के लिए एक ट्यूमर मार्कर होता है, जिस कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। इट इज़ गुड फॉर मॉनिटरिंग द रिकरेंस ऑफ दिस कैंसर एंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग। ये स्क्रीन करने के लिए नहीं होता, स्क्रीन करने के लिए हमने ऊपर ये सारी चीज़ें देखी हैं। ये ट्यूमर मार्कर सिर्फ रिकरेंस को मॉनिटर करने के लिए होता है। सो वी टॉक्ड अबाउट लेंच सिंड्रोम, वी टॉक्ड अबाउट कोलोरेक्टल कैंसर, उसके कॉजेज़ क्या थे, रिस्क फैक्टर्स क्या थे, प्रेजेंटेशन क्या होती है, डायग्नोसिस क्या होता है, कैसे करते हैं, स्क्रीनिंग में क्या होता है, ट्यूमर मार्कर कौन सा है। नाउ अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। बेसिकली क्या होता है, दो पाथवेज होते हैं इसमें, एक क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी पाथवे होता है और एक माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी पाथवे होता है। जो क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी पाथवे है उसमें क्या होता है कि एपीसी जीन में म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस हो जाता है, और एंड मोस्ट स्पोरेडिक केसेस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है, वाया एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस वो क्या है हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, कॉमनली लेफ्ट साइडेड देखा गया है। बाकी जो माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी पाथवे है उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो मिसमैच रिपेयर जीन्स है ना, ठीक है, जो मिसमैच रिपेयर जीन्स हैं लाइक MLH1, उनकी म्यूटेशंस हो जाती हैं या उनकी मिथाइलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से लिंच सिंड्रोम रिजल्ट कर सकता है, या फिर सम स्पोरेडिक कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, जो मोस्ट कॉमनली राइट साइडेड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होता है, वो माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी पाथवे में देखा गया है, वाया द सेरेटेड पोलिप पाथवे। अगर COX2 की ओवर एक्सप्रेशन हो, इट हैज़ ऑल्सो बीन लिंक्ड टू कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, और जो एनसेड्स हैं उन्होंने कहा दे में भी कीमो प्रिवेंटिव। क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी पाथवे में उन्होंने कहा है कि ऑलवेज किल पोलिप्स को किल करें। अब यहाँ पर इस डायग्राम में इन्होंने शो किया हुआ कि दिस इज़ द नॉर्मल कोलन व्हेनेवर देयर इज़ अ म्यूटेशन और लॉस ऑफ एपीसी जीन,
ठीक है। तो क्या होता है, इंटरसेलुलर एडिशन कम हो जाती है, प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, कोलन एट रिस्क आ जाता है, ये कोलोनिक पोलिप बन गया यहाँ पर, ठीक है। फिर जब फर्दर केरास म्यूटेशन होती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, अनरेगुलेटेड इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होती है विच में रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एडेनोमा। अभी एडेनोमा बन गया, काफ़ी ज़्यादा ग्लैंड्स भी आ गए। उसके बाद फर्दर व्हेन देयर इज लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन TP53 एंड DCC, तो ट्यूमोरोजेनेसिस का प्रोसेस बहुत इन्हांस हो जाता है एंड अल्टीमेटली कार्सिनोमा फॉर्म्स, ठीक है। सो ये मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस थी कोलोरेक्टल कैंसर की, जिसमें हमने क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी पाथवे और माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी पाथवे को डिस्कस किया। अच्छा, ये हमने कोलन को कवर कर लिया। नाउ वी आर कमिंग टू डिजीजेस रिलेटेड टू द लिवर, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस डायग्राम, ठीक है। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो दिस इज़ अ सिरोटिक लिवर, ठीक है। ये क्रॉस पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन है, सॉरी यस, नहीं, दिस इज लिवर एक्चुअली, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है। सो इसमें क्या है कि वेट, अच्छा, सिरोसिस में क्या होता है, बेसिकली डिफ्यूज ब्रिजिंग फाइब्रोसिस होती है। देयर इज डिफ्यूज ब्रिजिंग फाइब्रोसिस वाई स्टिलेट सेल्स एंड रीजनरेटिव नोड्यूल्स, जो कि लिवर के नॉर्मल आर्किटेक्चर को डिस्ट्रप्ट कर देते हैं। इसकी वजह से हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। बाकी सिस्टमिक चेंजेस भी आ सकते हैं। क्या कॉजेज़ होती हैं सिरोसिस की, अगर कोई इट मे बी अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज़, कोई मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस है, कोई क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, बिलियरी डिजीज़ है, जेनेटिक या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, दे ऑल में प्रीडिस्पोज टू सिरोसिस, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ पोर्टल हाइपरटेंशन, बेसिकली जब भी पोर्टल वेन सिस्टम में प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि न्यू कोलैटरल सर्कुलेशन डेवलप होती है, ठीक है। अब उन कोलैटरल वेसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जब बैकफ्लो ऑफ ब्लड होता है तो वहाँ पर वेरिसेस बन जाते हैं, विच में भी एसोफेजियल, गैस्ट्रिक एंड रेक्टल, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड उनके अंदर आ जाता है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के, नंबर मोस्ट कॉमन इज सिरोसिस, स्किस्टोसोमियासिस जो हमारे पास पैरासाइटिस की इन्फेक्शन की वजह से, या फिर पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से, ठीक है। ये पोर्टल हाइपरटेंशन में होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन के क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एसाइटीज़। इसमें क्या होता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन या पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से जो पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पर पैथोलॉजिकल फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से हेपेटिक साइनोसॉइडल प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है एंड अल्टीमेटली इट में लीड टू एसाइटीज़। अब इसमें हम सीरम टू एसाइटीज़ एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट एनालिसिस करते हैं of the ascitic fluid sample to determine between the etiologies of ascites। वो हम इसलिए करते हैं SAAG एनालिसिस ताकि ascites की जो etiologies हैं उनके दरमियान उनको डिटर्मिन किया जाए। अब ये जो SAAG एनालिसिस किया है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1.1 है, इसका मतलब है कि पोर्टल हाइपरटेंशन है, ठीक है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम पर, जॉन्डिस्ट होता है पेशेंट, स्पाइडर एंजियोमास देखे गए हैं, उसके अंदर पामर एरिदीमा होता है, परपिरापिटी की, ठीक है। बाकी क्या इफेक्ट्स होते हैं, एसोफेजियल और गैस्ट्रिक वेरिसेस बन जाते हैं, अल्टीमेटली उनकी वजह से वॉमिटिंग ऑफ ब्लड होती है और मेलेना होता है। वैस्कुलर क्या चेंजेस होते हैं, कैपिट मेड्यूसे, एनोरेक्टल वेरिसेस, एसाइटी, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है, गायनिकोमास्टिया हो सकता है और एमेनोरिया हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल क्या होता है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी और एस्टोरेक्सिस यानी फ्लैपिंग ट्रेमर्स देखे गए। जीआईटी पर एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डल एब्डोमिनल पेन। फीटर हेपेटिकस बेसिकली ये है कि एक स्वीट मस्टी ब्रेथ अडर होती है जो कि वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स की वजह से कॉज होती है, because the volatile sulfur compounds they bypass the diseased liver via the portosystemic shunts, ठीक है। हेमाटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखा गया है, एनीमिया होता है, कोगुलेशन डिसऑर्डर्स और स्प्लीनोमेगली। रीनल पे हेपेटोरीनल सिंड्रोम देखा गया है, मेटाबॉलिक में हाइपरबिलिरुबिनीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। कार्डियोवास्कुलर में कार्डियोमायोपैथी एंड पेरिफेरल एडिमा। तो ये सारे मैनिफेस्टेशंस हैं ऑफ द सिरोसिस। बाकी लेट्स टॉक अबाउट बर्ड कैरी सिंड्रोम। बर्ड कैरी सिंड्रोम में क्या होता है,
अब इसको हमने ना डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए फ्रॉम पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस ना। बट कैरी सिंड्रोम में क्या होता है कि बेसिकली हेपाटिक वीनस आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, किसी भी थ्रोम्बोसिस या कंप्रेशन की वजह से जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है लिवर का, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ब्लड अंदर ही रहेगा, सेंट्रल लोब्यूलर कंजेशन हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, और अल्टीमेटली इट में लीड टू कंजेस्टिव लिवर डिजीज, हेपाटोमेगली होगी, साथ एसाइटिस, वेरिसेस, एब्डोमिनल पेन, लिवर फेलियर, ये सब कुछ होगा। देयर इज एब्सेंस ऑफ जगुलर वीनस डिस्टेंशन। क्यों ये एब्सेंट होगा? क्योंकि जो हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन है दैट इज बिलो द इंफीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम, ठीक है। तो दैट इज वाई जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो नॉर्मल होता है, जेवीडी एब्सेंट होता है। अगर अनलेस द आईवीसी और राइट हार्ट इज इन्वॉल्व तो जेवीसी ज़्यादा कम होगा। लेकिन इस केस में क्योंकि हेपाटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन इंफीरियर वेना केवा से नीचे है, सो देयर इज एब्सेंस ऑफ जुगुलर वीनस डिस्टेंशन। बाकी जो बट कैरी सिंड्रोम इट इज एसोसिएटेड विद हाइपरकोगुलेबल स्टेट, पॉलीसाइथीमिया वेरा, पोस्टपार्टम स्टेट एंड हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। इट मे कॉज नटमेग लिवर, यानी लिवर की एक मॉटल सी अपीयरेंस होती है। बट कैरी सिंड्रोम में मेनली हेपाटोस्प्लेनोमेगली देखी गई है, ठीक है। बल्कि जबकि जो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस होती है ना, उसमें क्या होता है कि प्रॉक्सिमल टू द लिवर जो पोर्टल वेन है उसकी थ्रोम्बोसिस हो जाती है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में ये एसिम्प्टोमेटिक है, बट इट इज़ एसोसिएटेड विद पोर्टल हाइपरटेंशन, एब्डोमिनल पेन, फीवर। इसकी वजह से बाउल इस्कीमिया भी हो सकता है अगर ये एक्सटेंड कर जाए सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में। इसकी कॉजेज़ में सिरोसिस, मैलिग्नेंसी, पेंक्रेटाइटिस और सेप्सिस है। अब क्यों ये इसकी कॉजेज़ में आते हैं? बेसिकली सिरोसिस की वजह से क्या होता है, पोर्टल ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा स्लगिश हो जाता है, हाइपरकोगुलेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस होती है। मेलिग्नेंसी में क्या होता है कि जो कैंसर है ना वो एक हाइपरकोगुलेबल स्टेट क्रिएट कर देता है, जो कि डायरेक्टली पोर्टल वेन को इन्वेड करता है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस करवाता है। पेंक्रेटाइटिस में क्या होता है कि लोकल इन्फ्लेमेशन होती है, जो एडजेसेंट पोर्टल या स्टेनिक वेन्स हैं उनको डैमेज करती है, ताकि और थ्रोम्बोसिस को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पोर्टल वेन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। और सेप्सिस क्यों क्या करता है? वो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है, वो कोगुलेशन को एक्टिवेट करेगी और एंडोथेलियम को इंजर करेगी, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होगी। सो बेसिकली पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस में देयर इज़ नो हेपाटोमेगली अनलेस प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़। अगर कोई लिवर डिजीज़ प्री एग्जिस्टिंग नहीं है तो हेपाटोमेगली पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस में नहीं देखी जाएगी। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़ है तभी पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस में हेपाटोमेगली देखी जाएगी। लेकिन जो बट कैरी सिंड्रोम है उसमें हेपाटोस्प्लेनोमेगली ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। सो इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। इसको प्राइमरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस भी कहते हैं। और ये वो पेशेंट्स जिनमें सिरोसिस और एसाइटिस होता है उनमें एक पोटेंशियली फेटल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऑफन एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन इसकी वजह से क्योंकि बैक्टीरियल या फीवर्स हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, आइलियस एंड वर्सनिंग एन्सेफेलोपैथी। कॉमनली ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स की वजह से स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस होता है, जिसमें इकोलाई, क्लेब्सियला आ जाते हैं। और लेस कॉमनली ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से भी हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम? पैरासिंथेसिस करते हैं विद एसाइटिक फ्लूइड एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट जो ANC है वो ग्रेटर दैन 250 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब देखा गया। एम्पिरिक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? हम फॉर थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स देते हैं, फॉर एग्जांपल सेफ्ट्राक्सोन, ठीक है। बाकी अब हम डिस्कस करते हैं लिवर पैथोलॉजी के जो सेरम मार्कर्स हैं, ठीक है। एंजाइम्स रिलीज इन लिवर डैमेज। जब भी लिवर डैमेज होगा तो कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज होंगे? एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज AST एंड एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज ALT। अब मोस्ट लिवर डिजीज़ में ना ALT इज़ ग्रेटर दैन AST, दोनों रेज होते हैं, लेकिन मोस्टली जो लिवर डिजीज़ होते हैं ना उसमें ALT इज़ ग्रेटर दैन AST, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज़ है ना उसके अंदर ALT इज़ ग्रेटर दैन AST, ठीक है। ये चीज़ याद रखते हैं। बाकी उन्होंने कहा AST इज़ ग्रेटर दैन ALT डज नॉट टिपिकली एक्सीड 500 यूनिट्स पर लीटर इन अल्कोहल एसोसिएटेड हेपेटाइटिस, ठीक है। सो इसमें इन्होंने बात की है कि बेसिकली जो AST किस केस में ALT से ज़्यादा होगा? जब भी कोई नॉन अल्कोहल रिलेटेड कॉजेज होंगे ना ऑफ लिवर डिजीज, दे सजेस्ट प्रोग्रेशन टू एडवांस्ड फाइब्रोसिस और सिरोसिस, ठीक है। जब भी जब भी AST ग्रेटर देन ALT होगा इसका मतलब है कोई नॉन अल्कोहल रिलेटेड कॉज है लिवर डिजीज़ का, ठीक है। और अगर अमाइनो ट्रांसफरेजेस ग्रेटर देन 1000 रेज्ड हैं
तो इसके डिफरेंशियल्स में आ जाता है ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी, फॉर एग्जांपल एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी या इस्केमिक हेपेटाइटिस या एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ठीक है। सो यस, ये आ गया। अब ALP किन कंडीशंस में रेस्ट होता है? कोलेस्टेसिस में बहुत ज़्यादा रेस्ट होता है, लाइक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर या बोन डिजीज़ के केस में। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज ये काफ़ी लिवर और बिलियरी डिजीज़ में इंक्रीज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ALP होता है, लेकिन बोन डिजीज़ में गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज रेस्ट नहीं होगा, लेकिन ALP बोन डिजीज़ में रेस्ट होता है, ठीक है। सो इट इज़ लोकेटेड इन कैनालिकुलर मेम्ब्रेन ऑफ हेपाटोसाइट्स लाइक ALP एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद अल्कोहल यूज, ठीक है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज। बाकी जो फंक्शनल, ये थे हमारे पास एंजाइम रिलीज्ड इन लिवर डैमेज। अब हम फंक्शनल लिवर मार्कर्स को देखें तो उसमें बिलिरुबिन आ जाता है, जो कि काफ़ी लिवर डिजीज़ में रेज्ड है, लाइक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, अल्कोहल एसोसिएटेड या वायरल हेपेटाइटिस या सिरोसिस में, हेमोलिसिस में, इन सब कंडीशंस में रेज्ड होता है। एल्ब्यूमिन ये एडवांस लिवर डिजीज़ में डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इट इज़ अ मार्कर ऑफ लिवर्स बायोसिंथेटिक फंक्शन। लिवर का डिजीज़ है, बायोसिंथेटिक फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा, एल्ब्यूमिन नहीं बनेगा, कम हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इट इज़ इंक्रीज्ड इन एडवांस लिवर डिजीज़, ठीक है। इट मेजर्स द लिवर्स बायोसिंथेटिक फंक्शन। लिवर ने ही प्रोथ्रोम्बिन बनाना है, अगर वो नहीं बनेगा तो सॉरी, लिवर ने क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने हैं ना, तो बेसिकली एडवांस लिवर डिजीज़ में क्या होता है, देयर इज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, देयर बाय प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हो जाता है। प्लेटलेट्स दे आर डिक्रीज्ड इन एडवांस लिवर डिजीज़, क्योंकि थ्रोम्बोपोएटिन कम हो जाता है, लिवर सिक्वेस्ट्रेशन होती है, देयर इज ट्रैपिंग ऑफ ब्लड विद इन द लार्ज लिवर, जिसकी वजह से इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है, ठीक है। ख़ासतौर पर ये एक्यूट सिकल सेल हेपेटिक सिक्वेस्ट्रेशन में देखा गया है। लेकिन प्लेटलेट्स के केस में द सिक्वेस्ट्रेशन क्लासिकली अकर्स इन द स्प्लीन, नॉट इन द लिवर, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि इट इज़ डिक्रीज्ड इन एडवांस लिवर डिजीज़ एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन में भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है और स्प्लीनोमेगली हो जाती है, स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन हो जाती है ऑफ द प्लेटलेट्स। नेक्स्ट कम्स द राय सिंड्रोम। ये रेयर है, ऑफन फेटल चाइल्डहुड हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, बचपन में होती है, और ये वायरल इन्फेक्शन स्पेशली वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस और इन्फ्लुएंजा के साथ एसोसिएटेड है। जिस वायरल इन्फेक्शन को हम बच्चों के अंदर एस्पिरिन के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं, उनके अंदर राय सिंड्रोम हो जाता है। एस्पिरिन क्या करता है? बेसिकली एस्पिरिन के मेटाबोलाइट्स जो हैं वो बीटा ऑक्सीडेशन को कम कर देते हैं बाय रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। तो एस्पिरिन के मेटाबोलाइट्स ने क्या करना है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स हैं उनकी रिवर्सिबल इनहिबिशन कर देनी है, जिसकी वजह से बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगी। फाइंडिंग्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल एबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं, फैटी लिवर होता है, माइक्रो वेसिकुलर फैटी चेंजेस देखे गए हैं, हाइपरएमोनीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है, और वॉमिटिंग, हेपेटोमेगली एंड कोमा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है, जिसकी वजह से मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। रीनल और कार्डियक फेलियर भी हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। तो बच्चों के अंदर एस्पिरिन को हमेशा अवॉइड करना होता है, एक्सेप्ट इन कावासाकी डिजीज़। अगर कावासाकी डिजीज़ है बच्चे के अंदर तो फिर आप एस्पिरिन दे सकते हैं। सो एक निमोनिक एपिसेलिसाइलेट्स आरंट अ रे ऑफ सनशाइन फॉर किड्स, क्योंकि इसकी वजह से एस्पिरिन, बच्चों के अंदर वायरल इन्फेक्शन है और उसको ट्रीट करने के लिए अगर एस्पिरिन दे दिया तो इट में लीड टू स्टेटोसिस ऑफ लिवर या हेपेटोसाइट्स, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हेपेटोमेगली हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है बाय वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस, इन्फ्लुएंजा, कोमा हो सकता है, एन्सेफेलोपैथी हो सकती है, डिफ्यूज सेरेब्रल एडीमा हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज़। इसमें देयर इज एक्सेस NADH प्रोडक्शन। जब NADH प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कम हो जाती है और लिपोजेनेसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्टेटोसिस क्या होता है? इसमें एक मैक्रोवेसिकुलर फैटी चेंज है, इस इमेज में शो किया गया है, और ये अल्कोहल अगर हम रोक दें तो उसकी वजह से रिवर्सिबल भी हो सकता है। तो एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसमें न्यूमरस वैक्यूलेटेड सेल्स नज़र हमें आ रहे हैं, ठीक है। सो इसके बाद उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ स्टीएटोहेपेटाइटिस। इट रिक्वायर्स सस्टेन लॉन्ग टर्म कंजम्पशन, यानी काफ़ी देर से अगर अल्कोहल कंजम्पशन चल रही हो तो स्टीएटोहेपेटाइटिस हो सकता है। इसमें स्वोलन और नेक्रोटिक हेपेटोसाइट्स होते हैं विद न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, और मैलरी बॉडीज़ जो कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इओसिनोफिलिक इंक्लूजन्स हैं ऑफ डैमेज्ड केराटिन फिलामेंट्स वो देखी गई हैं। सो मैलरी बॉडीज़ जो ये हैं, दे आर अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीएटोहेपेटाइटिस, ठीक है। एक लिवर टिश्यू है जिसमें कंजेशन और स्कैटर्ड RBCs नज़र आ रहे हैं और एक हेमरेज का एक एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है। मैलरी बॉडीज़ नज़र आ रही हैं इसमें, ठीक है। सो थर्ड इज़ सिरोसिस। बेसिकली इट इज़ द फाइनल एंड यूजुअली इरिवर्सिबल फॉर्म। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल वेन है उसके अराउंड से सिरोसिस हो जाती है, अर्ली डिजीज़ में देखा गया।
रीजनरेटिव नोड्यूल्स बनते हैं विच आर सराउंडेड बाय फाइब्रस बैंड्स, ये फाइब्रस बैंड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये स्टेन जब करते हैं तो फाइब्रोटिक लिवर टिश्यू नज़र आता है, और ये फाइब्रस बैंड्स हैं जो कि डिफरेंट लिवर सेल्स को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो फाइब्रस बैंड्स बनते हैं इन रिस्पॉन्स टू क्रॉनिक लिवर इंजरी, अल्टीमेटली उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन या एंड स्टेज लिवर डिजीज़ भी हो सकता है, ठीक है, राइट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टेटोटिक लिवर डिजीज़। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसमें लिवर टिश्यू है, इनलार्ज्ड वैक्यूलेटेड सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, स्कैटर्ड इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, और ये फैट एक्यूमुलेशन के रीजन्स ये हमें नज़र आ रहे हैं। सो बेसिकली जो SLD है इट एनकम्पासेस और इट कवर्स मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड SLD, ठीक है, विच इज़ एब्रीवेटेड एज MASLD, और MASLD विद इंक्रीज एल्कोहल इंटेक, इसको हम MET ALD बोलते हैं। इसके अलावा इसमें आ जाता है इस डोमेन में अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज़ आ जाता है, स्पेसिफिक इटियोलॉजी SLD आ जाता है, क्रिप्टोजेनिक SLD यानी कि क्रिप्टोजेनिक यानी कि विद नो आइडेंटिफाइबल कॉज डिस्पाइट एवेल्युएशन, ठीक है। सो जो MASLD है विच इज़ मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज़, इट इज़ एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी ओबेसिटी होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, हाइपरटेंशन होगी, हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया होगा, डिक्रीज्ड HDL होगा। ओबेसिटी की वजह से हेपेटोसाइट्स की फैटी इन्फिल्ट्रेशन होती है, इस इमेज में शो भी किया हुआ है। स्टेटोसिस जो है प्रेजेंट विदाउट एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस, मे परसिस्ट और इवन रिग्रेस ओवर टाइम, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक है। बाकी उन्होंने क्या जो मेटाबॉलिक फंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस है, एब्रीवेटेड एज MASH, इट इज़ एसोसिएटेड विद लोब्यूलर इन्फ्लेमेशन, हेपेटोसाइट बैलूनिंग होती है, इवेंचुअली नेक्रोसिस हो जाती है, एंड इट मे लीड टू फाइब्रोसिस, it may progress to cirrhosis and hepatocellular carcinoma. So स्टेटोटिक लिवर डिजीज़ पे डिस्कस कर दिया। नाउ कम्स ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लिवर डिजीज़ है, फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है, ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है या फिर प्रेजेंटिंग सिम्टम्स में फटीग, नोजिया, प्रोराइटिस भी हो सकता है। इट इज़ ऑफन पॉजिटिव फॉर एंटी स्मूथ मसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी ये इसका एक मार्कर है, और एंटी लिवर और किडनी माइक्रोसोमल 1 एंटीबॉडीज़, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटी स्मूथ मसल है, पूछा जाता है। लैब्स में ALT/AST रेज्ड होता है। हिस्टोलॉजी में क्या होता है, पोर्टल एंड पेरीपोर्टल लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट्स नजर आते हैं ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में, ठीक है। बाकी आ जाता है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, होता क्या बेसिकली जब भी सिरोसिस होती है उसकी वजह से पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स बनते हैं, जिसके रिजल्ट में अमोनिया का मेटाबॉलिज्म लिवर नहीं कर पाता, और अल्टीमेटली अमोनिया लीक करता है और डिफरेंट रीजन्स में जाता है, ब्रेन में जाता है, वहाँ न्यूरोसाइकेट्रिक डिसफंक्शन करवाता है जो कि रिवर्सिबल है। इट रेंजेस फ्रॉम डिसोरिएंटेशन और एस्ट्रिक्सिस टू डिफिकल्ट अराउजल और कॉमा। इसके ट्रिगर्स क्या होते हैं, या तो अमोनिया प्रोडक्शन इंक्रीज्ड है और उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रही है ड्यू टू GI ब्लीड, कॉन्स्टिपेशन, इन्फेक्शन। बेसिकली GI ब्लीड क्या करती है, इसमें क्या होता है कि GI ब्लीडिंग में क्या होता है कि जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया वो ब्लड प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देगा, लार्ज अमाउंट्स ऑफ अमोनिया की प्रोडक्शन होगी इसके रिजल्ट में, और वो पोर्टल सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होता है, स्टूल कोलन में ही रहता है ज़्यादा देर के लिए, जिसकी वजह से गट बैक्टीरिया के पास ज़्यादा टाइम आता है कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें कोलन में अमोनिया, और अमोनिया ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है इस तरह। और इन्फेक्शन में क्या होता है कि बेसिकली प्रोटीन ब्रेक डाउन और कैटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है और बैक्टीरियल अमोनिया प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, ठीक है। या तो अमोनिया इस तरह से बढ़ रहा है, या फिर अमोनिया का रिमूवल कम हो जाता है ड्यू टू रीनल फेलियर, डायूरेटिक्स, बाईपास हेपाटिक ब्लड फ्लो, पोस्ट टिप्स। अब रीनल फेलियर में क्या होगा, किडनीज नॉर्मली अमोनिया को एक्सक्रीट करती हैं, लेकिन इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन जब होगा तो अमोनिया की एलिमिनेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। बाकी डायूरेटिक्स क्या करते हैं, दे कैन कॉज हाइपोकैलीमिया एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, जो कि जिसकी वजह से रीनल अमोनिया प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी इफेक्टिव हेपाटिक क्लियरेंस रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरएमोनीमिया हो जाता है। बाईपास हेपाटिक ब्लड फ्लो पोस्ट टिप्स में क्या होता है कि बेसिकली जो ये शंट है ना, ये डाइवर्ट करता है पोर्टल ब्लड को अराउंड द लिवर, जिसकी वजह से अमोनिया बाईपास करता है हेपेटोसाइट्स को और यूरिया में कन्वर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लड अमोनिया एलिवेट हो जाता है। सो ये बेसिकली हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का मैकेनिज्म है कि या तो अमोनिया प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो रही है या अमोनिया का रिमूवल डिक्रीज़ हो रहा है। ट्रीटमेंट में हम लैक्टुलोज देते हैं, जिसकी वजह से अमोनियम आयन की जनरेशन को हम बढ़ा देते हैं। लैक्टुलोज जो है वो कोलन के ल्यूमेन को एसिडिफाई कर देता है और वो एब्जॉर्बेबल अमोनिया को नॉन एब्जॉर्बेबल अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से अमोनिया एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाती है और अल्टीमेटली ट्रीट हो जाता है। और रिफामिक्सिन ये क्या ये इट डिक्रीजेस अमोनिया प्रोड्यूसिंग गट बैक्टीरिया। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट लिवर ट्यूमर्स। इसमें हेपेटिक हेमांजियोमा आ जाता है, इसको कैवर्नस हेमांजियोमा भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन बेनाइन लिवर ट्यूमर,
वेरी इंपॉर्टेंट। वीनस मालफॉर्मेशन होती है इसमें, टिपिकली अकर्स एट एज 30 to 50 ईयर्स। बायोप्सी इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्योंकि इसमें हेमरेज का रिस्क बहुत ज़्यादा है, और अगर हमने बायोप्सी कर दी और हेमरेज हो गया तो वो अनट्रीटेबल भी हो सकता है, ठीक है। तो एक मेलिग्नेंट लिवर ट्यूमर है, यहाँ पर ये शो किया हुआ है, right? This is hepatic angiosarcoma. Next comes focal nodular hyperplasia. It is the second most common benign liver tumor, खास तौर पे ख़वातीन के अंदर जो 35 to 50 ईयर्स की एज की होती है उनके अंदर देखा गया। इसमें क्या होता है कि एक एबेरेंट डिस्ट्रॉफिक आर्टरी होती है, उसके अगेंस्ट हेपाटोसाइट्स का हाइपरप्लास्टिक रिएक्शन होता है, ठीक है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है उनका। एंड इट इज़ मार्क्ड बाय सेंट्रल स्टीलेट स्टार शेप्ड एक स्कार होता है। ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है और इंसिडेंटली किसी और चीज़ को ट्रीट करते हुए ये डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट कम्स हेपाटिक एडेनोमा। ये एक रेयर बेनाइन ट्यूमर है एंड इट इज़ ऑफन रिलेटेड टू ओसीपी यूज़ और एनाबॉलिक स्टीरॉयड यूज़। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं ना, स्टीरॉयड ले रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली भी रिक्रेस कर सकता है, या फिर अगर इसका रप्चर हो जाए तो भी रिक्रेस कर जाता है, और रप्चर के केस में एब्डोमिनल पेन और शॉक होता है। नेक्स्ट कम्स हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसको हेपाटोमा भी कहते हैं। इट्स द मोस्ट कॉमन प्राइमरी मेलिग्नेंट लिवर ट्यूमर इन एडल्ट्स, ठीक है। यहाँ पर इस इमेज में उन्होंने दिस इज हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, ग्रोस पैथोलॉजी है, मल्टीपल पेल इरेगुलर मैसेज लिवर के अंदर नज़र आ रहे हैं, ये पेल मैसेज, ठीक है। अब ये ग्रीन ग्रीन क्या होगा, आई थिंक इट्स बाइल, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, इट्स एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस बी वायरस विद और विदाउट सिरोसिस एंड ऑल द कॉजेज ऑफ सिरोसिस, यानी हेपेटाइटिस सी वायरस की इन्फेक्शन, अल्कोहल की वजह से, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड सिरोटिक लिवर स्टेटोटिक लिवर डिजीज़, ऑटो इम्यून हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन डिजीज़, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी, ये सारे इसके कॉजेज हो सकते हैं। और स्पेसिफिक कोई कार्सिनोजेंस एस्परजिलस की वजह से जो एफ्लाटॉक्सिन होता है वो भी हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा करवा सकता है। फाइंडिंग्स में क्या होता है, देयर इज़ एनोरेक्सिया, जॉन्डिस, टेंडर हेपाटोमेगली, टेंडर टू टच होगा, इसकी वजह से इट मे लीड टू डीकम्पेंसेशन ऑफ प्रीवियसली स्टेबल सिरोसिस, ठीक है, फॉर एग्जांपल एसाइटिस, और पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है। और ये हेमाटोजेनसली वाया ब्लड स्प्रेड करता है। डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड करते हैं, स्क्रीनिंग या फिर कॉन्ट्रास्ट सीटी एमआरआई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कॉन्ट्रास्ट सीटी एमआरआई किया। अब यहाँ पर ये कॉन्ट्रास्ट सीटी एमआरआई हमने यहाँ पर किया कंफर्म करने के लिए, और बायोप्सी इज़ डन इफ डायग्नोसिस इज़ अनसर्टन, एंड जो इसकी रिकरेंस है उसको सीरम एएफपी जो कि ट्यूमर मार्कर है फॉर हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, उससे मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। सो रिकरेंस इज मॉनिटर्ड बाय सीरम एएफपी। और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के लिए हमने देखा था कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन वाज द ट्यूमर मार्कर, और हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा में अल्फा फीटोप्रोटीन। अब आ जाता है हेपाटिक एंजियोसार्कोमा। इट इज़ अ रेयर मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एंडोथेलियल ओरिजिन, ठीक है। ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है और ये इट इज़ एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू आर्सेनिक एंड विनाइल क्लोराइड, ठीक है। और मेटास्टेसिस में क्या होता है, इट्स द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट लिवर ट्यूमर्स ओवरऑल। प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, जीआई से आ सकता है, ब्रेस्ट से, लंग कैंसर से, और मेटास्टेसिस आर रेयरली सॉलिटरी। सो बेसिकली हमने लिवर ट्यूमर्स में हेपाटिक हेमेंजियोमा, फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया, हेपाटिक एडेनोमा, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेपाटिक एंजियोसार्कोमा और मेटास्टेसिस को डिस्कस किया, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।